गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर हिस्ट्री में चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशंस। तो इस चैप्टर्स में जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशंस में डिस्कस किया था, वहाँ पे लोगों ने रिवॉल्यूशंस लेके आए थे। तो यहाँ पे रशिया में भी रिवॉल्यूशंस लेके आए, लेकिन इसका कंसेप्ट फ्रेंच से थोड़ा अलग है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्योंकि इसमें मेनली फोकस जो दिया वो किस में दिया है, सोशलिज़म में। तो सोशलिज़म का मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, कि इनके मानना है, जो बिलीव करते हैं सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी सोसाइटी, पूरी ग्रुप जो है, पूरी कम्युनिटी जो है उसे यूज़ करे, जो भी वो सारे मिल के यूज़ करें। इससे क्या होगा कि सबके पास होगा, तो इसी तरह से रिच और पुअर की कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी, सोसाइटी अच्छे से बहुत स्मूथली और हेल्दी रहेगी। ये मानना है सोशलिज़म की, ये कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे ग्रॉसरी है, ग्रॉसरी में आपको बहुत सारी मीनिंग्स दी गई है वर्ड्स की। एक बार आप उसको देख लेना, रीड आउट कर लेना सारे इसमें से। नाउ चैप्टर शुरू होता है, हाउ डिड सोशलिज्म पुट इट फिट्स इन यूरोप, कि सोशलिज्म ने अपनी जो फीट है, वो जड़ जो है, किस तरह से सोसाइटी में इन्होंने शुरुआत की इन यूरोप में। तो सबसे पहले सोशलिस्ट जो थे वो अपोज कर रहे थे द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो दोज हु आर बिलीव इन सोशल एंड दोज हु आर फाइटिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंडीशन ऑफ द पीपल, दे हैव बीन कॉल्ड एज सोशलिस्ट। तो यहाँ पे सोशलिस्ट जो थे वो अपोज कर रहे थे किस बात पे, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसकी बेस पे, कि वो कंसेप्ट सही नहीं है। कंसिडर इट इज़ द कॉज ऑफ ऑल द सोशल इल्स ऑफ द टाइम। तो उन्होंने कहा कि यही कारण है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ही कारण है सभी चीज़ों के लिए। धीरे धीरे सोसाइटी जो है आगे जाके और ख़राब हो जाएगी, ये रीज़न है, बिकॉज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। They argue that individuals' own property did provide employment, but the property were concerned had personal gain and no considerations for the welfare of those who made the property productive. तो यहाँ पे इनका मानना है, ध्यान से देखना कि उन्होंने क्या किया। दे आर्ग्यू सोशलिस्ट दैट इंडिविजुअल जो भी है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, डिड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, वो बाकियों को नौकरी दे रहे, जॉब में रख रहे हैं। ठीक है, बट द प्रॉपर्टाइट वेयर, लेकिन जिसके पास प्रॉपर्टी थी वो क्या कर रहे, वे आर कंसर्न हैड पर्सनल गेन, उनको अपनी गेन से मतलब है, अपनी प्रॉफिट से मतलब है, और वो कोई भी कंसिडरेशन नहीं करते किसकी, जो पीपल उनके साथ मिलके काम करे, जिसकी मेहनत से उनको पैसे मिल रहे, जिसकी मेहनत से उनको प्रॉफिट मिल रही है। ठीक है, उनके बारे में वो नहीं सोचते। हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, जिसने उस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाया। मान लो उनके पास लैंड है, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर लैंड में फार्मिंग कौन करेगा, वो खुद तो नहीं करेंगे, वो लेबर को हायर करेंगे, लेबर की मदद से ही इस ज़मीन में जो भी क्रॉप्स लगाया जाएगा वो प्रोडक्टिव हो जाएगा, उसे जो है रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर वो पूरा अपने पास ही रख लेगा और थोड़ा सा से सिर्फ वेजेस दे देगा, वेजेस जो उनको पैसे होते हैं, मजदूरी, और बाकी प्रॉफिट अपने पास रख लेगा, तो ये कंसेप्ट मना कर रहे हैं कौन, सोशलिस्ट। इनकी ये मानना कि ये गलत है। दस इफ़ प्रॉपर्टी वॉज कंट्रोल बाय सोसाइटी एज अ होल, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या चाहते हैं कि अगर प्रॉपर्टी जो है वो सोसाइटी कंट्रोल करे, सब मिलके, एक पूरी सोसाइटी मान लो एक है, रादर देन बाय सिंगल इंडिविजुअल, ना कि कोई एक इंसान उसे कंट्रोल करे। मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कॉमन सोशल बेनिफिट्स, तब जाके वो सभी लोग सोसाइटी में, सभी लोग के बारे में सोचेंगे, सोसाइटी के सभी लोग, कि उनकी सोसाइटी अच्छी कैसी होगी, सबके पास नौकरी है, खाने के लिए है, तब जाके वो बेनिफिट जो है सभी को मिलेगा। अगर किसी एक के पास होगा तो वो अपना ही सोचेगा
किसी और के बारे में सोचेगा ही नहीं। सो सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। तो इसीलिए सोशलिस्ट का डिमांड था और वो इसी सोच को आगे लेके जा रहे थे और इसी पे वो कैंपेन कर रहे थे कि देश में ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही सिस्टम शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो ये था सोशलिस्ट। यूरोप के अंदर क्या हो गया, इसकी वो जड़ पकड़नी शुरू हो गई। Now, by the 1870s, a socialist idea spread throughout Europe। कहा गया कि 1870s में सोशलिस्ट जो आइडिया था वो पूरे स्प्रेड होने लगे यूरोप के अंदर। सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। इन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, मतलब लड़ने के लिए, अपनी मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए, और उस बॉडी का नाम रखा द सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने इसका नाम रखा द सेकेंड इंटरनेशनल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स, ताकि सब मिलके, जो लोग इस बिलीफ को मानते हैं सभी मिलके साथ में आएंगे, तो वो सभी मिलके लोगों के लिए लड़ेंगे, सोशलिस्ट को आगे लेके आएंगे, सोशलिज्म को आगे लेके आएंगे। तो इसी तरह से आपस में कोऑर्डिनेटिंग करने के लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशंस, एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई। इन इंग्लैंड एंड जर्मनी वर्कर बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू कैंपेन फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। कहा गया धीरे धीरे इंग्लैंड और जर्मनी में भी वर्कर्स जो थे शुरुआत कर दिए उन्होंने क्या करना, कैंपिंग करना, क्लब बनाना, एक पार्टी जैसे बनाते वैसे ही एसोसिएशन फॉर्म करना, और उसमें वो डिमांड करने लगे किस बात पे, कि वो जो लाइफ जीते हैं वो अच्छा नहीं है, बेटर लाइफ नहीं है, और वर्किंग कंडीशन जो है वो भी अच्छी नहीं है उनकी। तो इनके लिए उन्होंने फाइट करना, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। दे गैदर्ड फंड्स टू हेल्प मेंबर इन टाइम ऑफ डिस्कर्ट्स एंड डिमांडेड रिडक्शंस ऑफ वर्किंग आवर एंड द राइट टू वोट। तो साथ साथ इन्होंने क्या बोला और क्या किया, साथ साथ उनके पास उन्होंने सभी लोगों से थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करना शुरू कर दिए। ठीक है, ताकि कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए क्राइसिस के अंदर, तो उस समय वो पैसे उसको वो यूज़ कर सके। साथ साथ उनका डिमांड ये भी था कि जो वर्किंग कंडीशन थी, पहले वर्किंग कंडीशन बहुत होती थी, 12 आवर्स के आसपास होता था, तो वो बोलने लगे कि हमारे वर्किंग आवर्स जो है वो कम कर दिया जाए और राइट टू वोट दिया जाए, कि लोगों को राइट टू वोट हो। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मैंने पढ़ा कि वहाँ पे थर्ड स्टेट के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी जो कंटिन्यू की थी और राइट टू वोट उनको मिली थी, तो यहाँ पर भी इन्होंने डिमांड की राइट टू वोट मिलना चाहिए इन लोगों को भी। इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प इट इन विनिंग पार्लियामेंट्री सीट्स। तो कहा गया कि जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि इंग्लैंड और जर्मनी में वर्कर्स ने शुरू किया था डिमांड करना, तो उसी तरह से जर्मनी में जो एसोसिएशन बनाया गया वर्कर्स ने, वो कोई पार्टी से कनेक्टेड था, और उन्होंने क्या किया, बनाया जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाया, एंड इसके मदद से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीपी की हेल्प से उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन हुई थी उस इलेक्शन में उस पार्टी को जीत हासिल मिली। सो बाय 1905 अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशल पार्टी इन फ्रांस वे फॉर्म्ड। तो इसी तरह से देखा गया विद द हेल्प ऑफ वर्कर, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस में भी पार्टी फॉर्म्ड हुई, जैसे लेबर पार्टी इन ब्रिटेन और सोशल पार्टी इन फ्रांस वे फॉर्म्ड बाय सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन। तो किसने बनाया, सोशलिस्ट, किसकी डिमांड, सोसाइटी में इक्वल होना चाहिए रिसोर्सेज, और ट्रेड यूनियन, ठीक है, लोगों को जो वर्कर्स के जो यूनियंस हैं जो वर्कर्स की कंडीशंस को सुधारने के लिए कह रहे थे, डिमांड कर रहे थे, ठीक है, तो वो लोगों ने मिलके ये पार्टी फॉर्म की ब्रिटेन और फ्रांस में। अब आ रहा है यहाँ पे सोशलिस्ट हाउएवर नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। लेकिन सोशलिस्ट कभी भी अपने बलबूते पे अकेले
कभी भी पार्टी फॉर्म या गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए। देयर आइडिया डिड शेप लेजिस्लेशन, सिर्फ वो उनकी जो सोच थी वो लेजिस्लेशन रूल्स को बनाने में मदद करती। देयर बिकॉज दे वर सपोर्टेड बाय एमिनेंट, क्योंकि इनको सपोर्ट करने वाला कौन था? एमिनेंट फिगर्स, बड़े बड़े लोग थे इसके लिए। एंड गवर्नमेंट वे स्टिल रन बाय कंजर्वेटिव, और गवर्नमेंट जो थी वो कौन कंट्रोल कर रहा था? कंजर्वेटिज्म। नाउ व्हाट इज हु आर कंजर्वेटिज्म? जो सोसाइटी में, जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन में लास्ट में हमने देखा नेपोलियन बोनापार्ट ने कंट्रोल कर लिया, तो नेपोलियन बोनापार्ट को भी बाद में हराया गया, और हराने के बाद जो लोगों ने वापस से मोनार्ची लेके आए, किंगडम लेके आए, वापस राजे वाला सिस्टम लेके आए, वो लोग थे कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इनकी सोच थी कि समाज में चेंजेस होना है, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रेजुअल होना चाहिए, इतनी स्पीड में नहीं होना चाहिए, और हमें पुराने चीज़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जैसे पुरानी चीज़ें थी, पहले मोनार्ची थी, क्लर्जी था, नोबेल्टीज था, इनके पास पावर था, तो इन लोगों ने वापस वही सिस्टम को लेके आए थे। ठीक है, तो इसी तरह से ये चीज़ें कहा गया कि उनकी जो आइडियाज़ थी सोशलिस्ट की, वो तो पार्लियामेंट में दिख रहा था। क्यों दिख रहा था? क्योंकि जो ये लोग जो थे उनको सपोर्ट करने वाले एमिनेंट फिगर्स मीन्स पैसे वाले बड़े बड़े लोग थे। लेकिन कहा गया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो थी वो चला रहा था कौन? कंजर्वेटिज्म। लिबरल एंड रेडिकल्स। कंजर्वेटिज्म तो वो हो गए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जो प्रोग्रेस नहीं चाहते हैं, वो पुरानी चीज़ों को आगे लेके आना चाहते हैं। लिबरल जो फ्री माइंडेड में, जो चाहते सबको अधिकार मिले, इंडिविजुअल्स हैव राइट्स, राइट टू फ्रीडम्स, वो सभी, वो उनकी सोच लिबरल वाली है। रेडिकल वो सोचते हैं हमें जो भी काम करना मेजॉरिटी के बेस पे करना, मेजॉरिटी क्या चाहती है। ठीक है, रेडिकल मीन्स जो मेजॉरिटी चाहती है उसके बेस पे। तो जैसे मैंने कहा था कि ये सारे जो मीनिंग है ना, आपको इस ग्रॉसरी में जो है सारे इसके यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये सभी इसी में है। रेडिकल्स किसे बोलते हैं, अलग अलग सभी है। यहाँ पर 2 पेजेस है आपके, देखो यहाँ पे आ गया कंजर्वेटिज्म, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव दैट द पास्ट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैज़ टू बी ब्रॉट थ्रू ग्रेजुअल प्रोसेस, ये हो गया। फिर लिबरल, ग्रुप ऑफ पीपल हु अपोज द अनकंट्रोल पावर बाय डायनेस्टिक रूल, मतलब जो डायनेस्टिक रूल है, राजा रूल कर रहा था, वो ऐसा रूल नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ। तो ये फ्री, अपने आप को आज़ाद करने वाले। और रेडिकल, दोज हु फेवर्ड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी, जो मेजोरिटी की बेस पे रूल करना चाहते हैं। तो लिबरल है जो फ्री माइंडेड पीपल है, जो सबके लिए आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको एक बार पढ़ लेना ग्रॉसरी, तो आपको चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगी। तो इसी तरह से ये शुरुआत हुई। तो इसी तरह से यूरोप में वहाँ पे सोशलिज्म जो धीरे धीरे जड़ पकड़ना शुरू कर दिया, अपनी रूट जो है वो स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। नाउ व्यूज़ ऑफ लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिज्म, इन तीनों की अपनी अपनी व्यूज़ है, वो क्या सोचते हैं। तो जैसे हमने अभी मीनिंग पढ़ी उसी बेस पे ही है। देखो, however everyone in Europe did not want a complete transformation of the society, कोई भी यूरोप में जो थे पूरी की पूरी सोसाइटी को एक साथ चेंज करना नहीं चाहते थे। रिस्पॉन्स वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वर नेसेसरी, और धीरे धीरे रिस्पॉन्स होने लगे कि नहीं, चेंज चाहिए, चेंज हमें करना है। तो वो सोचने लगे कि एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि जो चेंजेस बहुत ज़रूरी है वो हमें करना चाहिए, बट विशेस फॉर ग्रेजुअल मूव, लेकिन वो भी ये चाहते थे कि जल्दबाजी नहीं करना है, हमें स्लोली काम करना है, ग्रेजुअली मूव करना है। तो दोज हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, जो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे, पूरी बदलना चाहते थे, इन टू रिफॉर्म द सोसाइटी रेडिकली, जो सोसाइटी को पूरी चेंज करना चाहता था। रेडिकली मतलब हमने डिस्कस किया मेजोरिटी के बेस पे, कि मेजोरिटी जो चाहती है उसी के बेस पे हमें अपने आप को चलना है। तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि कुछ लोग जो थे इस तरह से नहीं, तो वो कौन थे? कंजर्वेटिज्म थे, जो चाहते थे कि ठीक है चेंज करना है, जो बहुत ज़रूरी है उसको हमें चेंज करना है, लेकिन वो चेंज करेंगे धीरे धीरे। और कुछ थे जो बोले थे टू दोज, उसके ऑपोजिट में थे कुछ ऐसे थे जो चेंज करना चाह रहे थे, मेजोरिटी जो चाह रहा था उसके बेस पे। तो इसी तरह से दोनों के व्यूज़ आई।
द सम वेयर कंजर्वेटिव थे, वाइल अदर्स वेयर लिबरल और रेडिकल। तो हमने देखा कि कुछ तो कंजर्वेटिव थे और कुछ लिबरल थे और लिबरल एंड रेडिकल्स थे। तो दोनों लगभग सेम, लिबरल फ्री माइंडेड और रेडिकल्स मूव जो करते थे वो बोलते थे मेजोरिटी के अकॉर्डिंग हमें मूव करना चाहिए। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कंटेक्स्ट और एट ऑल टाइम। इन सब की मीनिंग्स जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये टर्म्स जो है अलग अलग है, तीनों ही अलग अलग है और अलग अलग कंटेंट भी अलग अलग होती है, तो हमें मिक्स नहीं करना है। कंजर्वेटिज्म व अगेंस्ट, ये हमेशा भी हमने देखा था कंजर्वेटिज्म जो थे, जो बोलते जो सोचते, वो किसके अपोजिट होता था? रेडिकल और लिबरल के अपोजिट होता था। बट द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, अब हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर हम देखना है तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था कि दे हैड ऑल्सो अपोज देयर माइंड। यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा कि इन लोगों ने अपनी क्या बोली थी, दे हैड ऑल्सो ओपन देयर माइंड, अपनी माइंड ओपन की थी टू द नीड फॉर चेंजेस, कि सभी लोगों ने चेंजेस को माना था, चेंजेस को एक्सेप्ट किया था कि हमें करना है, ठीक है, सभी लोगों ने मिलकर किया था। तो अर्लियर इन द 18th सेंचुरी हैड जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंजेस, और धीरे धीरे 18th सेंचुरीज में देखा गया इन लोगों ने चेंजेस के लिए, कंजर्वेटिज्म ने चेंज को अपोज करने लगे कि नहीं, ये आइडिया सही नहीं है। बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वेयर अनअवॉइडेबल। फिर बाद में 19th सेंचुरीज में जब ये बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी लोगों की, तो उनको लगा कि नहीं, अब जो है चेंजेस कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो लोग जो है ये सर्कमस्टांसेस इतनी जल्दी चलेगी नहीं, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। बट बिलीव दैट द पास्ट हैज़ टू बी, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पास्ट को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। चेंजेस जो होगा वो ग्रेजुअल प्रोसेस ही होगा, स्लोली होगा, धीरे धीरे होगा, हमें जल्दी नहीं करनी है। If liberals supported a changed society in which all religions were tolerant and opposed the unlimited power of dynamic rules, however, they did not subscribe to the democratic ideals of universal adult franchise, which they did call for individual rights, a representative elected parliamentary government, and an individually or independent judiciary which interprets law. तो यहाँ पे देखो क्या क्या जा रहा है कि लिबरल ने सोसाइटी को सपोर्ट किया चेंज करने के लिए कि और यहाँ रिलीजियस होगा, ठीक है, ये रिलीजियस है, ये सभी एक दूसरे को टॉलरेट करें, सभी एक दूसरे के रिलीजियस को रिस्पेक्ट करें, और जो गवर्नमेंट जो किंग है वो रूल करे, उस पावर्स को हमें एंड करना है, रोकना है डायनेमिक सिस्टम को। साथ साथ उन्होंने कहा कि डिड नॉट सब्सक्राइब कि आइडिया जो थे डेमोक्रेटिक आइडिया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की सबको राइट्स होनी चाहिए, इस आइडिया को उन्होंने यूज़ नहीं किया, इसको यूज़ ही नहीं किया। इसके बाद उन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने यूज़ किया कि इंडिविजुअल राइट्स जो है फॉर रिप्रेजेंटेटिव, जो कंट्री को रूल करेंगे तो हमें उसके लिए चाहिए इंडिविजुअल राइट्स चाहिए, ताकि हम इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट बनाएंगे, फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम बनाएंगे, ताकि जो है वो रूल्स को क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, रूल्स को बनाएंगे, लॉ होगा, लॉ लिखा है LAW लॉ होगा। दे वांटेड सेलेक्टिव वोटिंग फॉर मैन ओइंग प्रॉपर्टी बट नॉट फॉर वुमेन, और इन्होंने सिलेक्ट वोटिंग, सबको राइट्स नहीं दी थी, सिलेक्टिव वोटिंग रखा था, और जिसके पास प्रॉपर्टी है बट वुमेन्स को नहीं दिया गया था। तो ये चीज़ें थी जो हमने देखी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी। तो ये आइडिया जो था कहीं ना कहीं दोनों में मिलता है। अब रेडिकल में आएंगे तो रेडिकल में क्या था, रेडिकल लॉब्ड फॉर अ नेशन स्टेट हेयरिंग अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा कि एक हमें उन्होंने पूरी की पूरी जो अपनी व्यू रखी, अपनी विचार रखी कि एक देश ऐसा होना चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट है, लेकिन वो किस पे चलेगी, मेजोरिटी के बेस पे चलेगी, जो मेजोरिटी चाहेगी वही होना चाहिए, उनका ये मानना था।
and some of them also supported that they opposed the privilege and right of wealthy landlords and factory owners. और कुछ कितना भी मानता था कि जो भी प्रिविलेजेस फ़ायदा मिल रहा था, किसे मिल रहा था? वेल्दी को, पैसे वाले को, और लैंडलॉर्ड वाले को या फैक्ट्री ओनर्स को, वो बंद होना चाहिए, वो प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए। प्रिविलेजेस सभी को मिले अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटीज़, कि सबके पास जो लायक है, जो काम कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। तो उसका मतलब थोड़ी ना कि उसने जन्म लिया इस कास्ट में, इस क्लास के अंदर, तो उनको ये फ़ायदा मिले। तो इस तरह से उन्होंने अपोज़ किया। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया 3 डिफरेंट व्यूज़ किसके बारे में? कंजर्वेटिज़म, लिबरल एंड रेडिकल्स। ठीक है, तो इस तरह से तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ हो जाएगी चैप्टर, अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको समझो, रीडिंग करो, और ग्रॉसरी वाले जो मीनिंग्स है ना, एक बार समझ लेना, तब याद इजी हो जाएगा समझने में, और इजी हो जाएगी। तो हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक में जाएंगे, एडवोकेट्स ऑफ सोशलिज्म, कि सोशलिज्म को हमें किस तरह से और एडवोकेट करना है ताकि सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें। तो ये टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।